फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साथियों आप सभी को सादा नमस्कार है और आप सबका हमारे अपने चैनल एक के अंदर एक्सप्लोरर के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों जैसा कि कल जो है मैं क्लास नहीं डाल पाया साथियों, उसके लिए जो है कारण ये रहा कि साथियों काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे को प्योरा आप इंग्लिश में करवा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन का अगर हिंदी जो है या तो बाइलिंगुअल हो जाए या फिर हिंदी में भी अगर हो जाए तो साथियों हमारे को जो है सर हमारे को फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको देखते हुए साथियों मैंने आज जो है पहले कल से ही तैयार कर रहा हूँ इसको मैं। तो मैंने दोनों बाइलिंगुअल में इसको तैयार किया साथियों, सभी क्वेश्चंस को, है ना। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा साथियों, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है समझने में थोड़ी समस्या आ रही थी, है ना। तो उनके लिए उनकी समस्या का समाधान किया है। इसी वजह से आज जो है 5th मॉडल पेपर आपके सामने लाने में थोड़ी देरी हुई है साथियों। तो अब हम जो है आगे भी इसी तरह से बाइलिंगुअल ही रखेंगे साथियों, क्योंकि क्या है काफ़ी लोगों को समस्या आ रही थी, काफ़ी लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे, है ना। जिसको देखते हुए आज अब हम आगे प्रारंभ करेंगे साथियों मॉडल पेपर 5। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर कंप्लीट किए, अब आज मॉडल पेपर 5 का पार्ट फर्स्ट हम करेंगे साथियों। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल नंबर यूज टू रिप्रेजेंट द क्लासेज इन ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की योजना में वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसके लिए, वर्गीकरण की योजना में वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रमिक संख्याओं की प्रणाली कौन सी है साथियों। तो जो क्रमिक संख्याओं की प्रणाली है साथियों उसको किस नाम से जाना जाता है, तो नोटेशन के नाम से, यानी अंकन के नाम से। उसको किस नाम से साथियों, अंकन के नाम से, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, है ना। नोटेशन का हिंदी में क्या होता है साथियों, अंकन, है ना। अंकन इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों ऑर्डिनल नंबर विच पिक्स द पोजीशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन ए लाइब्रेरी रिलेटिव टू द अदर डॉक्यूमेंट हैविंग द सेम अल्टीमेट क्लासेज। साथियों अगर यहाँ पे सेम अल्टीमेट क्लासेज नहीं होता और हिंदी ट्रांसलेशन में समान अंतिम वर्ग नहीं होता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, ए कॉल नंबर, यानी कि कॉल नंबर इसका बिल्कुल सटीक आंसर होता साथियों। क्या आंसर होता है इसका, कॉल नंबर। बट इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा क्रम सूचक संख्या जो समान सेम क्लासेस के अंदर, है ना साथियों। वैसे तो हम पर्टिकुलर किसी बुक या दस्तावेज को पढ़ने के लिए कॉल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी सेम क्लासेज की, सेम अल्टीमेट क्लासेज की यहाँ पे अगर बात होती है तो साथियों वहाँ पे क्या सटीक आंसर होगा, क्लास नंबर, है ना। क्या होगा साथियों इसका, सॉरी इसका जो सटीक आंसर होगा, यानी जो है आपको पता है कॉल नंबर किससे बना होता है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, तीनों को मिला के एक कॉल नंबर बना होता है। हम क्लास नंबर से उसकी पर्टिकुलर उसके वर्ग तक पहुंच सकते हैं ना, किसी भी डॉक्यूमेंट के वर्ग तक, लेकिन उसके वर्ग में से पर्टिकुलर उस पुस्तक को ढूंढने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पुस्तक को ढूंढने के लिए कौन सी चीज़ देखी जाती है, तो वो देखी जाती है बुक नंबर, है ना साथियों, जिसको हम हिंदी में तो कह सकते हैं पुस्तक संख्या, है ना। तो इस तरीके से हमारे को सही जवाब देना साथियों। यही एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर ये जो समान अंतिम संख्या है ये वर्ड गायब था। बाकी इंग्लिश में बिल्कुल ऐसे कैसा क्वेश्चन था जिसका आंसर जो है बोर्ड ने कॉल नंबर मांगना था, जो कि अगर देखा जाए तो उसका जो क्या नाम से बोर्ड जो डायरेक्शन थे उसका बिंदु संख्या 10 में साफ दिया हुआ था कि अगर हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई भी डिफरेंस होता है तो इंग्लिश का सही माना जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है उसको जो है इग्नोर करते हुए उन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन के अनुसार कॉल नंबर आंसर सही मान रखा था, जबकि उसका सही आंसर होना चाहिए था बुक नंबर। साथियों उसके लिए हम कोर्ट में भी गए थे, काफ़ी समय तक हमारा केस भी चला था, लेकिन एक्चुअल में क्या है अब मेरे जो साथी थे और मैं, हम सबका 2022 में सिलेक्शन हो गया था, तो हमने ध्यान देना बंद कर दिया और लास्ट में उस जो है केस को कोर्ट ने रफ़ा दफ़ा कर दिया साथियों, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, है ना। तो ये उसकी वजह से हमारा साथी एक लड़का रह गया है, बाकी हम 5 लड़के थे इस क्वेश्चन पे जो कोर्ट में लेके जाने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन में जो है कोर्ट ने भी
कोर्ट ने एक्चुअली क्या किया कि बोर्ड को डायरेक्शन दिया, लेकिन बोर्ड ने फिर से गुमराह किया कोर्ट को। तो कोई बात नहीं, अब जो भी है देखेंगे आगे, टाइम मिलेगा तो कभी जो है सच की जीत होगी कभी ना कभी। तो साथियों सॉरी फॉर टाइम आपका लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन। साथियों मेरा इस क्वेश्चन पे इतना जोर देने का मतलब यही था कि आने वाला जो आरपीएससी ग्रेड सेकंड में है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगर यहाँ पे सेम अल्टीमेट क्लास आता है तो बुक नंबर आपको देना है इसका उत्तर। अगर सेम अल्टीमेट क्लास नहीं होता तो कॉल नंबर इसका आंसर देना है। गलती हमारे को कुछ भी नहीं करनी है। पिछली बार मान लिया, ज़रूरी नहीं है अब की बार वापस से बुक नंबर जो है कॉल नंबर मान ले, बुक नंबर नहीं माने, क्योंकि अब की बार जो है डेफिनेटली इसको कॉल नंबर ही माना जाएगा ना। ध्यान रखना, कॉल नंबर की जगह कॉल नंबर, बुक नंबर की जगह बुक नंबर, है ना। तो ये ध्यान रखना साथियों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, एन एरिया ऑफ द नॉलेज यूनिवर्स दैट कंटेन ए टॉपिक एंड ओकेजनली सर्व एज ए कंपोनेंट ऑफ ए सब्जेक्ट सिस्टम, यानी ज्ञान जगत का एक क्षेत्र जिसमें एक विषय शामिल होता है और कभी कभी एक विषय प्रणाली के घटक के रूप में कार्य करता है। तो इसको साथियों क्या कहते हैं, सेगमेंट। इसको क्या कहेंगे साथियों, सेगमेंट कहेंगे। यानी ज्ञान जगत का एक क्षेत्र जिसमें एक विषय शामिल होता है और कभी कभी एक विषय प्रणाली के घटक के रूप में भी यह कार्य करता है, ये क्या होता है, एक सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टू डोनेट एनी स्कीम इन विच कंपाउंड subject is first analyzed into its fact in the idea plane, later synthesized in the verbal plane and in the notational plane respective। यानी किसी योजना को निरूपित करने के लिए जिसमें किसी मिश्रित विषय का पहले विचार स्तर पर उसके पहलुओं में विश्लेषण किया जाता है, बाद में क्रमशः मौखिक स्तर पर और उसके बाद सांकेतिक स्तर पर। तो ये चरण किस में होते हैं साथियों, जो अपने एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन स्कीम है, यानी कॉलम क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन है, 7th एडिशन है, इन सब में क्या होता है साथियों, एनालिटिको सिंथेसिस, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, इफ़ एम्फेसाइज द नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग ए होमोनिम फ्री synonym free agreed standard terminology for denoting basic subjects and isolate idea in each discipline। यानी यदि प्रत्येक अनुशासन में बुनियादी विषयों को दर्शाने और विचारों को अलग करने के लिए एक समानार्थी मुक्त समानार्थी सिनोनिम और होमोनिम सहमत मानक शब्दावली स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो इसको क्या कहेंगे साथियों, वर्बल प्लेन। वर्बल प्लेन के अंदर, किसके अंदर, वर्बल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, शाब्दिक, है ना। वर्बल को क्या कहेंगे, शाब्दिक। तो 5 नंबर का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है साथियों, द आइसोलेट इन ए शेड्यूल may be arranged in the sequence of the decreasing quantity, यानी कि मात्रा को घटाते हुए, of the document published or anticipated to be published in them except when any other overwhelming consideration rule it out, है ना। यानी किसी अनुसूची में पृथक्करण को उनमें प्रकाशित या प्रकाशित होने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की घटती मात्रा के क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब कोई अन्य विचार इसे खारिज कर दे। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर वारंट। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेटिव वारंट क्या कहता है साथियों, यह एक पहले तो ये प्रिंसिपल कब दिया था, किसने दिया था, 1911 में ये E.W. हुल्मे ने, किसने, E.W. हुल्मे ने ये प्रिंसिपल दिया था साथियों। इसके अनुसार सबसे पहले हम वह विषय रखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, फिर वह विषय उसके बाद में जो इससे कम इम्पोर्टेंट होगा, यानी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होगा बाकी सबसे, लेकिन इससे कम होगा, फिर इससे जो कम होगा वो बाद में, और इससे कम वाला उसके बाद में, फिर नॉर्मल, फिर सबसे कम। तो इस तरीके से ये क्या क्रम हो गया, घटता क्रम, है ना। यह किसकी विशेषता है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेटिव वारंट, यानी जिस डॉक्यूमेंट की सर्वाधिक आवश्यकता है वह सबसे मुख्य रूप से
मेन जगह इम्पोर्टेंट सबसे पहले रखा जाएगा साथियों, है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए सब्जेक्ट कंप्रहेंडिंग several successive conjunctive basic subjects and having some essential quality in common, यानी एक विषय जो लगातार कई बुनियादी विषयों को समझता है और जिसमें कुछ आवश्यक गुण समान होते हैं साथियों, इसको क्या कहते हैं? एग्लोमेरेशन, है ना। क्या कहेंगे साथियों? एग्लोमेरेशन। हाल ही में ये एक एग्जाम में पुट अप हुआ था साथियों क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है साथियों? रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट एरे आइसोलेट और ए कॉम्प्लेक्स एरे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है साथियों? रिलेशन बिटवीन, यानी संबंध किसके बीच में? कंपोनेंट एरे आइसोलेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एरे आइसोलेट, यानी एक जटिल एरे आइसोलेट के घटक एरे आइसोलेट के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा? इंट्रा एरे रिलेशन। कौन सा हो जाएगा साथियों? इंट्रा एरे रिलेशन। यानी 8 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? मैचिंग द फॉलोइंग, है ना। तो मैचिंग द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, आप सबको पता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया। तो यहाँ देखो डीडीसी से 2 नंबर मैच हो जाएगा। 1876 में डीडीसी आई थी। यूडीसी कब आई थी साथियों? तो यूडीसी कब आई थी साथियों? तो यूडीसी वैसे अगर देखा जाए तो 1905 में आई थी साथियों, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर करेंगे। तो पहले देखो बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन कब आई थी? 1935 में आई थी, आप सबको पता है। और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी कब आई थी? तो साथियों हम जो है इसमें देखो पहले में दो, यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इन दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब है सी में 3। सी में 3 किस में है साथियों? सी में 3 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ए। तो बी के अकॉर्डिंग, यानी कि एंड यूडीसी कब है साथियों? तो जो है यूडीसी 1896 है ना। वैसे देखा जाए तो साथियों आपको पता ही एफआईडी की स्थापना कब हुई थी? यूडीसी का निर्माण कौन करता है? एफआईडी। एफआईडी की स्थापना हुई थी 1895 में। कब हुई थी साथियों? 1895 के अंदर, है ना। तो जब यूडीसी की स्थापना का उद्देश्य ही यही था, तो इन्होंने जो है अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कार्य अपना प्रारंभ 1896 में कर दिया था, है ना, यूडीसी के संबंध में। तो इसी वजह से यूडीसी का पूर्णतः निर्माण नहीं हुआ, यहाँ प्रकाशित करने की डेट नहीं पहुँच रहे हैं साथियों, है ना। उसका संबंध पूछ रहे हैं कि किस देश से इसका संबंध हो सकता है ना। हमारे को ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन में अगर 1905 नहीं दिया और हम इसको ऑब्जेक्शन भी लगाना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं ये ऑब्जेक्शन हमारा सही हो ना। इस तरीके से इसके आंसर दिए जा सकते हैं साथियों। इसके अलावा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1893 से संबंधित है ना। इस तरीके से हमारे को आंसर देना है। और अगर बात करूं तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का जो निर्माण स्टार्ट हुआ था 1983 से इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था। और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का जो है कब यह प्रकाशित हुआ था? तो 1891 में यह प्रकाशित हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, जैसे स्कॉर्पियन है वही मैचिंग वाला क्वेश्चन है। स्कॉर्पियन किससे संबंधित है साथियों? तो ये एक ओपन सोर्स है जो कि OCLC से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, जो अब तक क्वेश्चन देखे थे। तो स्कॉर्पियन यानी लेटेस्ट परिपाटी जो पूछे जा रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन है साथियों। स्कॉर्पियन OCLC से संबंधित है। डिज़ायर किससे संबंधित है? तो साथियों जो लुंड यूनिवर्सिटी है उससे डिज़ायर संबंधित है। और वेबकॉम, आपका वेबकॉम किससे संबंधित है? तो हेलेंसिकी यूनिवर्सिटी से वेबकॉम संबंधित है। और ETMAP किससे संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है यूनिवर्सिटी ऑफ अरिजोना। यानी देखो आंसर किस टाइप से हो जाएगा? 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों पोस्ट कॉर्ब है ना। वाज अडोप्टेड फ्रॉम हुज कॉन्सेप्ट, यानी ये जो पोस्ट कॉर्ब का कॉन्सेप्ट है किसने दिया था साथियों? इसकी अवधारणा किसने दिया था साथियों? तो इसकी अवधारणा लूथर गुलिक ने, है ना। किसने? लूथर गुलिक ने। और कब दी थी साथियों? अगर आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये 1937 में। और पोस्ट कॉर्ब में कितने तत्व हैं साथियों? आपको मैंने बताया था पहले 7, है ना। तो इस तरीके से आपको एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ को ध्यान रखते हुए इसका आंसर देना है साथियों, है ना।
और एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों कि जैसे आपको पर्टिकुलर पूछ ले कि पी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका बेसिक क्या होता है, प्लानिंग। क्या होता है, प्लानिंग। अब मान लो ऑप्शन में प्लानिंग नहीं दिया, प्लान दे दिया, तो वहाँ वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, प्लानिंग करना। लेकिन इसके जो प्रत्येक तत्व है साथियों, तो ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है आईएनजी जिसके अंत में लगा होता है वही इसका होता है ना साथियों। जैसे कई बार ये कन्फ्यूजन करता है किसमें, कोऑर्डिनेट, सीओ की फुल फॉर्म, ये जो सीओ है उसका है कोऑर्डिनेटिंग। क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग, है ना साथियों। इसका सीओ का क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग। अब ऑप्शन में दे देगा कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग दोनों, तो उनमें से अगर सटीक आंसर देखा जाए तो साथियों कोऑर्डिनेटिंग उसका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों, न कि कोऑर्डिनेट, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलोगा आईएनजी इसमें होना चाहिए साथियों। कई बार मान लो कि कोऑर्डिनेटिंग नहीं दिया और ओनली कोऑर्डिनेशन दे दिया, है ना, या कोऑर्डिनेट दे दिया, तो जो दिया है वही उसका आंसर होगा, ज़रूरी नहीं है आईएनजी भी दे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे को क्या करना है, इसका सही जवाब देना है साथियों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन का जो मूल सिद्धांत है साथियों वह कौन सा है, यानी जो वैज्ञानिक प्रबंधन है वह क्या कहता है साथियों, है ना। वैज्ञानिक प्रबंधन मूल रूप से क्या कहता है, तो साथियों ये मूल रूप से कहता है विकेंद्रीकरण है। ये किसका सिद्धांत, मूल रूप से विकेंद्रीकरण। आप सबको पता है विकेंद्रीकरण क्या होता है साथियों। एक तो होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण होता है कि मान लो कि पूरा प्रशासन किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही चलाया जा रहा है, तो वो तो होता है केंद्रीकरण। और अगर किसी प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग स्तर पे, हर स्तर पे अलग व्यक्ति निर्धारित किया जाता है, यानी अपने जो लाइबिलिटीज़ है, अपने जो राइट्स है, उनको लोगों को बांट दिया जाता है, तो वो होता है क्या, विकेंद्रीकरण, है ना साथियों। तो इस तरीके से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत है साथियों, वो मूल रूप से ये है कि हमारे को जो है ऑर्गेनाइजेशन को संचालन करने के लिए जो अपने अधिकार है, जो अपने कर्तव्य है, जो अपने जो है ना, जो भी सबऑर्डिनेट्स को भी जो है अधिकार वगैरह दिए जाने चाहिए साथियों। तो ये विकेंद्रीकरण का सिद्धांत कहता है साथियों, है ना। विकेंद्रीकरण यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत किस पे आधारित है, विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, प्रैक्टिकल प्रोसीडर फॉर प्रिपेयरिंग द बजट इज बेस्ड ऑन, यानी बजट तैयार करने की व्यवहारिक प्रक्रिया पर आधारित है साथियों। तो जो बजट तैयार करने की व्यवहारिक प्रक्रिया है ना, किस पे आधारित है साथियों, यहाँ किसकी बात हो रही है, व्यवहारिक प्रक्रिया की, है ना साथियों। बजट तैयार करने की जो व्यवहारिक प्रक्रिया है वो किस पे आधारित है, तो साथियों ये पिछले खर्च से तुलना करने पर यस बिल्कुल। बाय बजटिंग इन अकॉर्डेंस विद द वर्क प्रोग्राम, यस इस पे भी आधारित हो सकती है, यानी व्यवहारिक, यहाँ व्यवहारिक प्रक्रिया की बात हो रही है साथियों, ये ध्यान रखना है। बाय यूजिंग वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, व्यापक रूप से स्वीकृत मानकों और मानदंडों का उपयोग, यस इससे भी संबंधित है। और यह है जीरो बेस बजटिंग, तो यह तो एक अलग पद्धति होगी साथियों, इसमें कोई व्यवहारिक प्रक्रिया आधारित नहीं है, ये क्या है, एक अलग पद्धति हो गई है। जैसे पीपीबीएस एक अलग पद्धति हो जाती है, पीपीबीएस, है ना, जानते हो ना आप। तो इस तरीके से जो है 13 नंबर में 1 2 3 वाला सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी आईएसओ का हेड क्वार्टर कहाँ है साथियों। तो जो आईएसओ है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये सब नोट कर लेना साथियों, आईएसओ की फुल फॉर्म है ना। अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों, तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है इसका मुख्यालय, ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना, आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि आईएसओ का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है साथियों। तो जो आईएसओ का मुख्यालय वह कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, तो टीक्यूएम इन लाइब्रेरीज इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट आर, पुस्तकालय में टीक्यूएम अवधारणाओं को प्रभावित करता है साथियों। तो जो पुस्तकालय में टीक्यूएम अवधारणाओं को कौन प्रभावित करता है साथियों, तो यहाँ पे एवरी प्रोसेस, एवरी जॉब, एवरी पर्सन,
और ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों इसमें जो है 15 नंबर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी ट्यूकेम की अवधारणाओं को जो है प्रत्येक प्रोसेस, प्रत्येक जॉब और प्रत्येक व्यक्ति इसको प्रभावित करता है साथियों। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके हो चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, स्टाफ फॉर्मूला के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय के किस अनुभाग में वर्ष के एक दिन में पुस्तकालय का उपयोग करने वाले 50 पाठकों के, यानी इंग्लिश में साथियों अकॉर्डिंग टू स्टाफ फॉर्मूला, है ना, जो किसने दिया था, SR रंगनाथन ने, है ना साथियों। और आपको बता देता हूँ जो स्टाफ फार्मूला है उसको 1948 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1948 में। किसके द्वारा, SR रंगनाथन के द्वारा। तो विच सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नीड टू हैव 1 person फॉर एवरी 50 रीडर यूजिंग द लाइब्रेरी इन ए डे फॉर द ईयर, है ना। प्रत्येक दिन 50 पाठक, है ना, के लिए कौन से सेक्शन में जो है किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो रेफरेंस सेक्शन में, यानी 50 पाठकों की बात कहाँ की गई है, रेफरेंस सेक्शन के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन हो चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्यूल हु वाज ए सक्सेसफुल खालिस्तान इंडस्ट्रियल। हेनरी फ्यूल क्या थे, एक इंडस्ट्रियल थे, है ना, यानी उद्योगपति थे। तो वो कहाँ के थे साथियों, तो हेनरी फ्यूल, है ना, जिसने क्या कहा जाता है, शास्त्रीय विचारधारा के फादर, है ना, हेनरी फ्यूल। तो ये हेनरी फ्यूल कहाँ के थे साथियों, तो ये फ्रांस के थे, है ना। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाला क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट बच्चे USA कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो 17 में बी ऑप्शन यानी फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द बजटरी एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द पैटर्न, यानी बजटीय व्यय को पैटर्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस में साथियों, क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टर यस किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन बाय ऑब्जेक्ट बिल्कुल किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट बिल्कुल, तीनों ही, यानी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी MBO वाज प्रोपाउंडेड इन द ईयर द बाय पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर के द्वारा जो MBO का सिद्धांत दिया गया है वो कब दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954 में। कब दिया गया है साथियों, 1954 में। किसके द्वारा MBO का सिद्धांत, किसके द्वारा, पीटर ड्रकर के द्वारा। कब, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पर टेक्निक इज यूज्ड टू इवेल्युएट द, यानी पर टेक्निक का मूल्यांकन, किसका मूल्यांकन उपयोग करने के लिए, तो ये टाइम का, है ना, टाइम इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, FRBR वाज डेवलप्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी FRBR का विकास किसकी अध्यक्षता में किया गया था साथियों, तो ये किया गया था पैट्रिक ले बियोप, है ना, पैट्रिक ले बियोप की अध्यक्षता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, है ना, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द फादर ऑफ कैटालॉगिंग। मैंने पहले भी आपको पूछा था कि फादर ऑफ कैटालॉगिंग किसे कहते हैं, मुझे लगा बच्चे भूल गए होंगे, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इसका आंसर मैंने उस दिन दिया नहीं था, आपको पूछा था, लेकिन आप लोगों के आंसर नहीं है ना। तो इसका फादर ऑफ कैटालॉगिंग किसे कहते हैं साथियों, CA कट्टर को, है ना, CA कट्टर को फादर ऑफ कैटालॉगिंग भी कहते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन हो चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन, यानी RDA वाज डेवलप्ड बाय, जो RDA है ना, न्यू स्टैंडर्ड रिसोर्स डिस्क्रिप्शन का जो न्यू स्टैंडर्ड है RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन, है ना, वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा विकसित किया गया है साथियों, तो ये किया गया है क्योरगार्ड एंड कार्टस कोयले एंड हिलमैन के द्वारा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा साथियों। 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना, याद रखना। 23 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वेब ओपेक, यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन, वेब ओपेक कैटालॉग की शुरुआत भारत में कब हुई थी साथियों, भारत में की बात की जाए तो 1980 में, है ना, 1980s में। तो 24 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, इन बिब्लियोग्राफिक डाटा फॉर्मेट कोड यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट डाटा एलिमेंट इन द रिकॉर्ड, वे ऑथर टाइटल स्केल ऑफ मैप स्टार्टिंग डेट्स ऑफ जनरल एटसेट्रा नाउन एज, यानी ग्रंथ सूची डेटा प्रारूपों में रिकॉर्ड में विभिन्न डेटा तत्वों जैसे लेखक, शीर्षक, मानचित्र का पैमाना, पत्रिकाओं की प्रारंभिक तिथियां आदि की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कोड को क्या कहा जाता है साथियों, तो क्या कहा जाता है,
कंटेंट डेजिग्नेटर क्या कहा जाता है साथियों? कंटेंट डेजिग्नेटर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना साथियों। तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WCR2R चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर माइक्रोफोर्म इज, यानी WCR2 के अनुसार माइक्रोफोर्म के लिए सूचना का मुख्य स्रोत कौन सा होता है साथियों? तो जो माइक्रोफोर्म होता है उसके लिए कौन सा होगा साथियों? तो इसके लिए होगा साथियों टाइटल फ्रेम, है ना। क्या हो जाएगा? टाइटल फ्रेम, यानी 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। टाइटल पेज नहीं होगा साथियों, कंटेनर बॉक्स भी नहीं होगा, कंटेनर एंड लेबल भी नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? टाइटल फ्रेम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना साथियों, माइक्रोफोर्म की जब भी बात होती है तो टाइटल फ्रेम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अकॉर्डिंग टू WCR2R कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज बिटवीन टू पार्टीज आर टू बी एंटर्ड अंडर, एंड WCR2 के अनुसार दो पक्षों के बीच संधियों के संग्रह को इसके अंतर्गत जो है दर्ज किया जा सकता है। किसके अंतर्गत? यूनिफॉर्म टाइटल के अंतर्गत, है ना साथियों। दो पक्षों के बीच में जब भी कोई संधि होती है तो वो किसमें है? यूनिफॉर्म टाइटल के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है साथियों? देखो, दे कंटेन मोर देन वन एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड सेवरल वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू फुली डिस्क्राइब दीज कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड, यानी इनमें एक से अधिक इकाई अवधारणाएं होती है और इन अवधारणाओं को पूर्ण वर्णन करने के लिए कई शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं साथियों? मल्टीवर्क कॉन्सेप्ट, है ना साथियों। क्या कहलाएंगे? मल्टीवर्क कॉन्सेप्ट। साथियों आप लोगों के कमेंट्स की आवश्यकता होती है कि कमेंट्स उस टाइप से करना है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं साथियों, ना। काफ़ी कम लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं साथियों, तो आप व्यू अच्छे हो रहे हैं लेकिन कमेंट्स बहुत कम हो रहे हैं। तो कृपया आप देखने के साथ साथ में कुछ तो कमेंट करो, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, है ना। कम से कम हमारे को पता तो चले कि हाँ हम यहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हम बच्चों को और अच्छे से इस तरीके से जो हम अपना इम्प्रूवमेंट करें, है ना साथियों। तो उस टाइप से आप कमेंट ज़रूर किया करो साथियों, ताकि हमारे को पता लगे कि क्या कमियां जो है रह रही है ना साथियों, तो उसमें हम इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हु फर्स्ट एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन प्लेस ऑफ मार्क स्टैंडर्ड, मानक के स्थान पर नई तकनीक लागने की वकालत सबसे पहले किसने करी थी साथियों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रॉय टेनेट है। किसने? रॉय टेनेट ने, है ना। 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। तो साथियों आपके सामने जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये तो है नहीं कि और जो क्लास पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो मेरे ये काम तो है नहीं साथियों। मैं खुद तैयार करता हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और मेरे पास इतना सोर्सेज है कि अगर वो सोर्सेज में सारा आपको करवा दूंगा और आप सब पढ़ लोगे उसको, तो ये मान के चलो कि कोई सा एग्ज़ाम दो, चाहे नेट JRF निकालना हो, चाहे आप कोई सा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकालना हो साथियों, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे वीडियो बस आपको कंप्लीट देखना है, और वीडियो देखने के साथ साथ में जो स्ट्रेटजी में एग्ज़ाम सोल्व के लिए बताते जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन का कैसे सटीक जवाब देना है, कौन कौन सी हमारे को गलतियाँ नहीं करनी है। अगर ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लोगे तो 101% आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और ज़रूरी नहीं छोटी पोस्ट, आप बड़ी पोस्ट को भी इजीली अचीवमेंट कर लोगे साथियों, है ना। तो फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप, है ना, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करो, है ना। स्किप मत किया करो, उसको अच्छे से समझा करो। प्रत्येक जो चीज़ बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रतिफल देगी साथियों आपको, है ना। तो और साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि कंटिन्यू आपको अपने अध्ययन को कंटिन्यू बनाए रखना है साथियों, गैप नहीं देना है। सबसे मेन जो कारण है, कई बच्चे अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छा मटेरियल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो गैप काफ़ी दे देते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती है। तो आपको गैप नहीं देना, कंटिन्यू रीड आउट करना साथियों। जो भी मटेरियल बता रहा हूँ उसको कंटिन्यू पढ़ते रहो ना, सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। तो आज के वीडियो में हम अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि आज क्या काफ़ी लेट हो चुके हैं साथियों, कल हम जो है वीडियो में काफ़ी लंबा खींचेंगे, यानी लगभग काफ़ी हो सके तो पूरे जो बचे हुए क्वेश्चन है कल एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करवा देंगे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू WCR2R हाउ मेनी लेवल ऑफ डिटेल डज द लाइब्रेरी रिक्वायर्ड, यानी WCR2 के अनुसार लाइब्रेरी को कितने स्तर के विवरण की आवश्यकता होती है साथियों। तो यहाँ बात हो रही WCR2 के अनुसार, तो यहाँ 5 लेवल नहीं, 2 लेवल नहीं, 4 लेवल नहीं, 3 लेवल है ना,
यानी डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन में है ना, तो WSITO के अनुसार लाइब्रेरी को कितने स्तर के विवरण की आवश्यकता होती है? 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, है ना। तो 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं साथियों। अब एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके साथियों। फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे साथियों, एक बड़े वीडियो को लेके आऊँगा। हो सके तो पूरे 70 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करवा देंगे साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स साथियों।